हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 2। तो एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। अपन ने लेक्चर 1 में क्या क्या देखा था, उसके बाद अपन बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो मैं एक बार रिकैप करवा देती हूँ आप लोगों को। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ सेल। टॉपिक हो सकते हैं इधर उधर हो जाए, बट जो भी कल पढ़ा था वो एक बार में हो जाएगा। रॉबर्ट हुक 1665 क्या किया था? डेड सेल को डिस्कवर। ठीक है, इसके बाद आते हैं एंटोनी वैन लियोनक। ये कब आते हैं ये आप लोग बताना, या फिर मैं एक साथ अभी सबके ईयर लिख दूंगी। एक बार सबके नाम लिख लेते हैं। स्पेलिंग रॉबर्ट। ठीक है, एक बार अपन फटाफट से सबके नाम लिख लेते हैं। तो ये मैंने सबके ईयर्स लिख दिए हैं। रॉबर्ट हुक का 1665 था डेड सेल, एंटोनी वैन लियोनक 1674 लिविंग सेल, रॉबर्ट ब्राउन 1831 न्यूक्लियस, जॉनस पुरकिंजी 1839 प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इतना हो गया, यहाँ तक हो गया क्लियर। इसके बाद जो अपन ने पढ़ी थी वो थी सेल थ्योरी। तो अभी एक बार फटाफट से सेल थ्योरी को मतलब रिकॉल कर लेते हैं। इसमें कितने पॉइंट थे? 3 पॉइंट थे सेल थ्योरी में। ठीक है, 3 पॉइंट कौन कौन से थे? तो पहला पॉइंट था ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। इसका जो दूसरा पॉइंट था वो था सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसका तीसरा जो पॉइंट था वो था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, इसके अलावा अपन ने पढ़े थे डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ सेल्स। एक मिनट रुकना। ठीक है, फिर इसके बाद जो अपन ने पढ़ी थी डिफरेंट शेप्स, लाइक अपन ने इसमें लिया था न्यूरॉन, याद होगा, ओवम, स्पर्म, है ना, और मसल सेल, ऐसे करके। ठीक है, हाँ, साइज में अपन ने उनके एग्जाम्पल से लिया था माइकोप्लाज्मा, ऑस्ट्रिच एग। ये क्या था? ये स्मॉलेस्ट था और ये लार्जेस्ट। ठीक है, इसके अलावा सेल दो तरीके के अपन ने पढ़े थे, एक था यूकैरियोटिक और एक था प्रोकैरियोटिक। ठीक है, इसके पास न्यूक्लियस होता था, इसके पास न्यूक्लियस नहीं था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अब आज के लेक्चर पे बढ़ते हैं। तो अब अपने पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेल का स्ट्रक्चर। सेल कैसा दिखता है? तो मैं यहाँ पे
एनिमल सेल और यहाँ पे प्लांट सेल, दोनों को ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद अपन इनको समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। आई नो डायग्राम बहुत बुरे बने, बट एक बार एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दो। ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। इसमें यहाँ पे ऐसे राइबोसोम्स लगे हुए हैं, इसलिए RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसमें कोई राइबोसोम्स नहीं है, इसलिए SER बोलते हैं इसे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी अपैरेटस भी बोलते हैं इसे। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है लाइसोसोम, ठीक है। बाकी आपके इसमें कुछ है नहीं ऐसा। एक ये राइबोसोम्स, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये राइबोसोम्स, ठीक है। ये तो हो गया एनिमल सेल का डायग्राम। अब प्लांट सेल पे आ जाओ। ये है सेल वॉल, ठीक है। यहाँ पे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये है वैक्यूल। एनिमल सेल में या तो होती नहीं है या बहुत छोटी होती है, इसलिए अपन ने वहां पे नहीं ली है। ये है न्यूक्लियस, ठीक है। ये ER नहीं, सॉरी, ये न्यूक्लियर एनवलप, ये न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। ये ER, ठीक है। इसमें भी RER और SER का रहता है। ये RER SER, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये प्लास्टिड्स। आगे इन सब के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्लियर हो गया। न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जो भी है ये साइटोप्लाज्म में लाई करता है, ठीक है। ये जो जो भी पूरा खाली स्पेस है ये पूरा साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे भी, ठीक है। जितना भी खाली स्पेस है वो हो गया साइटोप्लाज्म। अब ये क्लियर हो गया। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को छोड़ के सेल में जितने भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये सब सेल ऑर्गेनेलीज है। इधर भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को छोड़ के सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलीज है। अभी अपन इन्हीं सेल ऑर्गेनेलीज को आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, एक सेल को बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेलीज। इन बेसिकली 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटर कवरिंग ऑफ सेल, ठीक है। ये प्लांट सेल में तो आउटर मोस्ट नहीं होती, क्योंकि प्लांट सेल में आउटर मोस्ट आती है सेल वॉल, लेकिन एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल। सेल की पूरी फंक्शनिंग न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती है। सेल ऑर्गेनेली बेसिकली जैसे अपने ऑर्गन्स होते हैं वैसी सेल ऑर्गेनेली होती है, जो कि सेल के अलग अलग चीजों में फंक्शन करती है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक। अब जो अपन नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो देखो, ये कुछ मटेरियल्स की सेल में एंट्री अलाउ करता है, कुछ की एग्जिट को भी अलाउ या रोक सकता है। मूवमेंट को प्रिवेंट करता है कि सेल से कौन सी चीज बाहर जाएगी, कौन सी चीज अंदर आएगी, वो ये देखता है, ठीक है। ये डिफ्यूजन को भी कंट्रोल करता है, जो कि आज अपन आगे इसी चैप्टर में करने वाले हैं, ठीक है।
अब अपन एक एक करके इसके सारे फंक्शंस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर समझा दूंगी। तो देखो, इसकी जो मेन फंक्शन है, अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब मटेरियल्स, ये उस क्वेश्चन का भी आंसर है, व्हाई इट इज नोन एज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। उसको ध्यान रखना, वो इम्पोर्टेंट था। हम्म तो ये जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसके कंट्रोल में होता है कि कौन सी चीज तो अंदर आएगी सेल के, कौन सी चीज बाहर जाएगी। और ये कुछ चीजों को रोक भी देता है, जैसे कि अंदर आना चाह रहा है कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे आने नहीं देगी। या कोई यूजफुल सब्सटेंस है, वो बाहर जाना चाह रहा है, तो वो उसको भी रोक देगी। ठीक है। डिफ्यूजन में अलाउ करता है, डिफ्यूजन यानी कि मतलब किसी भी चीज का लो ग्रेडियंट से हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट में जाना। जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारे वो हैं, मॉलिक्यूल्स है किसी के, चलो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, वो इधर ही आएंगे ना, क्योंकि इधर 3 ही मॉलिक्यूल है पहले से, तो ये इस साइड शिफ्ट करेंगे। ये होता है डिफ्यूजन। आगे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ये क्लियर हुआ? तो देखो, अभी अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था, अलाउज एंट्री एग्जिट एंड प्रिवेंट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स करके 2 पॉइंट स्टार्टिंग के कवर किए थे। तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसे कोई चीज अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, कैसे हो रहा है ये सब, तो वो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो है 2 तरीके के, एक पैसिव, एक है एक्टिव। ये बल्क में होता है, ये होता है हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट की तरफ, बेसिकली हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, अभी वो एग्जांपल दिया था, ये इधर शिफ्ट होंगे। ठीक है। अब जो पैसिव है, ये भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है। एक है इसका डिफ्यूजन, एक है ओस्मोसिस। पहले अपन इन दोनों को डिस्कस करते हैं, फिर एक्टिव पे आएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? पैसिव ट्रांसपोर्ट के 2 तरीके का होता है, अभी अपन ने पीछे पढ़ा ही है जस्ट, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये सिर्फ लिक्विड में होता है ना, और ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में होता है। ठीक है। डिफ्यूजन जो सबसे ज्यादा जल्दी होता है वो गैस में होता है, काइनेटिक एनर्जी के थ्रू। वो अभी अपन आगे फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में करने वाले हैं। ठीक है। ओस्मोसिस लिक्विड में होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब डिफ्यूजन को एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। वही जो मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है? परफ्यूम जानते हो? परफ्यूम एक जगह स्प्रे करते हैं, पूरे रूम में फैल जाता है, वो क्यों होता है? डिफ्यूजन की वजह से। इसके अलावा चिप्स का पैकेट, पता है ना, चिप्स खोलते हैं सारे खत्म हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी जो स्मेल होती है वो सब जगह फैल जाती है। कैसे? डिफ्यूजन से। ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं ओस्मोसिस की तरफ। तो ओस्मोसिस जो है वो है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ये भी मैंने समझा दिया था, जब वाटर मॉलिक्यूल्स का वो एंट्री एग्जिट होती है तो उसे ओस्मोसिस। इसको भी अभी अपन डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है। अच्छा, 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं जिनसे ओस्मोसिस होता है, एक हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक
आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है, सेल सिकुड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बाहर जो होता है ना, वहां तो जैसे एक बाउल है, इसमें मान लो एक किशमिश डाली, अब बाहर है पानी, तो वो तो अंदर घुसेगा, तो वो प्रोसेस हो गया हाइपोटोनिक, यानी कि सेल फूल जाता है उसमें। लेकिन अगर बाहर मैंने नमक का पानी डाल दिया तो क्या होगा भाई, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, सेल में, तो वो बाहर आएगी, इसलिए सेल ऐसे सिकुड़ जाएगा। ठीक है, ये होता है हाइपरटोनिक। जब ये ज्यादा होता है तो एक कंडीशन होती है प्लाज्मोलाइसिस, जिसमें क्या होता है, सेल बहुत ज्यादा सिकुड़ जाता है, उसकी सिर्फ सेल वॉल बचती है, बाकी पूरा पोर्शन सिकुड़ जाता है। ठीक है, आइसोटोनिक में क्या होता है, बाहर भी सेम रेडिएशन, अंदर भी सेम कॉन्सेंट्रेशन, तो कैंसिल आउट हो जाते हैं एक तरीके से, ऐसे समझ लो। तो वो सेल जैसा था, अगर वो ऐसा था तो ऐसे ही रहेगा, ना वो ऐसा होगा और ना ही वो ऐसा होगा। ठीक है, अब एक एक प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखो, जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, सेल सिकुड़ जाता है, सेल श्रिंक हो जाता है। इसमें एक प्रोसेस है प्लाज्मोलाइसिस, ये मोस्टली प्लांट सेल में ही होता है, और इसका एक डायग्राम है जो अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो इम्पोर्टेंट है, उसको थोड़ा सा, वो कुछ इस तरीके से है, जैसे प्लांट सेल दिया हुआ है। ठीक है, अब ये उसका लिविंग पार्ट दिया हुआ है, ये वैक्यूल हो गई, ये न्यूक्लियस, सारा ऐसे कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ना, वो धीरे धीरे सिकुड़ना चालू हो जाता है, ये लिविंग पार्ट है, सिकुड़ रहा है। अब ये देखो, अब ये लिविंग पार्ट इतना सा हो चुका है, इसी में सब कुछ है, बट सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल रिजिड होती है, तो वो भी लाइक वो नहीं सिकुड़ेगी, इसीलिए इस कंडीशंस में प्लांट सेल सरवाइव कर जाता है, सेल वॉल नहीं सिकुड़ती ना, और इसीलिए प्लांट्स की शेप भी फिक्स्ड होती है। ठीक है, अब आते हैं हाइपोटोनिक पे। अब देखो, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं उसमें क्या होता है, सेल फूल जाता है, हाइपर में सिकुड़ेगा, हाइपो में फूल जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल जो है वो है रेजिन इन वाटर। रेजिन यानी किशमिश, किशमिश जानते हो, हाँ, तो वो जो किशमिश होती है ना, वो ऐसे पानी में होती है, जैसे किशमिश गलाते हैं अपन रात को, तो सुबह देखना वो फूल जाती है, वो क्यों होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की वजह से सेल स्वेल कर जाता है। ठीक है, आइसोटोनिक में कुछ भी नहीं होगा, वो सेल जैसा था वैसे ही रहेगा। तो देखो, एक ही टेबल है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, इसमें से ये जो है, ये एनी मॉलिक्यूल, यहाँ पे ध्यान रखना वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे कोई सा भी मॉलिक्यूल हो। ठीक है, इसके बाद इसमें एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है, ये इसको चाहिए नहीं, हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, वो वाला है। इसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए, इसमें कोई सा भी मॉलिक्यूल चाहिए, बस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो भी दो तरीके से डिवाइडेड है पैसिव की तरह। पैसिव में कौन थे, डिफ्यूजन और ओस्मोसिस। एक्टिव में क्या है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस बेसिकली सेल का इनगल्फ करना, किसी भी मटेरियल को अंदर लेना, और एक्सोसाइटोसिस सेल की वॉमिटिंग, यानी कि किसी भी चीज को आउट करना। ठीक है, अच्छा, एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं और सिलेबस में भी नहीं है, एंडोसाइटोसिस जो होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस यानी कि सेल की ईटिंग, सेल ईटिंग। ठीक है,
और पिनोसाइटोसिस सेल ट्रिंकिंग। ये आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है, चाहो तो देख लेना, नहीं तो कोई ऐसा जरूरी नहीं याद करना, ये जरूर से कर लेना। ठीक है, ठीक है। तो आज का तो ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। एक चीज मैंने ध्यान रखना, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होती है। कल की क्लास में अपन इनके बीच का डिफरेंस करेंगे, न्यूक्लियस को जानेंगे, और भी सेल वॉल वगैरह अपन करने की कोशिश करेंगे कवर। ठीक है, ये मुश्किल से 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे, इतने तो लगेंगे। चलो ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।